हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर संजू नर्सिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एग्जाम की भरमार पूरी लगी पड़ी है। 2026 के अंदर जितने एग्जाम होने हैं, जिनको सिलेक्ट होना है, लगे रहो, ठीक है, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो कंटिन्यू संघर्ष करते रहिए। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपसे डील करने वाला हूँ एक पीडियाट्रिक के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फिटल सर्कुलेशन। फिटल सर्कुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, तो क्यों ना इस टॉपिक को बढ़िया डीपली तरीके से पढ़ लिया जाए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट लॉजिक रेशनल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। तो पहले मैं बताता हूँ आपको फिटल सर्कुलेशन होता क्या है। अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले हमने बात करने वाले फिटल सर्कुलेशन के बारे में। फिटल सर्कुलेशन से पहले एक देखो भाई, दो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। सुनो सुनो गौर से दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर लगा लो। ठीक है, यानी एक होता है फिटल सर्कुलेशन। क्या बोला मैंने? फिटल सर्कुलेशन। एक तो होता है फिटल सर्कुलेशन, एक होता है एडल्ट सर्कुलेशन। एक होता है एडल्ट सर्कुलेशन। क्या समझे दोनों से? आप में, मुझ में जो चल रहा है वो कौन सा सर्कुलेशन चल रहा है, तो उस सर्कुलेशन को एडल्ट सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। बच्चे के अंदर जो माँ के वुम्ब के अंदर चल रहा है उसको फिटल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। दोनों बातें क्लियर हुई? ठीक है, एक जो फिटल सर्कुलेशन, तो इसको दूसरे एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको जो जाना जाता है वो जाता है प्रीनेटल सर्कुलेशन। प्रीनेटल सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्री नेटल सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सर एडल्ट सर्कुलेशन को किस नाम से जाना जाता है? पोस्ट नेटल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। पोस्ट नेटल सर्कुलेशन। देखो, पढ़ हम पीडियाट्रिक रहे हैं, उसके अंदर जो फिटल सर्कुलेशन है वो पढ़ा रहा हूं, लेकिन बात ये है भी जब आपको एडल्ट सर्कुलेशन पता होगा तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे फिटल सर्कुलेशन के अंदर एटलीस्ट होता क्या है। क्लियर? इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रीनेटल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। किसको? फिटल सर्कुलेशन को। इसी को अपने को पढ़ना है। ठीक है, फिटल, फिटल नॉट फिटर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फिटल सर्कुलेशन, फिटल सर्कुलेशन। ठीक है, एडल्ट सर्कुलेशन। अब देखो, इसके अंदर जो गैस एक्सचेंज करता है वो कौन करता है? इसके अंदर जो गैस का जो एक्सचेंज करेगा वो कौन करेगा? इसके अंदर जो गैस का एक्सचेंज करता है वो करता है, कौन करता है? गैस का जो एक्सचेंज करता है वो करता है प्लासेंटा। कौन करता है भाई? प्लासेंटा। आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है जी, प्लासेंटा। तो सर एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर गैस का एक्सचेंज कौन करता है? तो लंग्स करते हैं। दोनों बातें क्लियर हुई? गैस एक्सचेंज कौन करता है? तो इसके अंदर करते हैं लंग्स। कौन करता है? लंग्स। क्लियर हुआ? इसके अंदर जो 100% ऑक्सीजन नहीं होती है, यहां तक 80% तक ऑक्सीजन है वो डिलीवर होती है। कितनी होती है? 80% तक ऑक्सीजन डिलीवर होती है। लेकिन एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है? 100% ऑक्सीजन क्या करता है? डिलीवर करता है। डिफरेंस दोनों में। ये फिटल को प्रीनेटल के नाम से जाना जाता है। प्रीनेटल का मतलब होता है माँ के वुम्ब के अंदर जो सर्कुलेशन चल रहा है। ठीक है, माँ के वुम्ब के अंदर बच्चा जीवित कैसे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इधर एडल्ट सर्कुलेशन देखा, तो ये जो मामला ये तो अपने अंदर अब करंटली चल ही रहा है। मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो भी ये सिस्टम चल ही रहा है। अगर ये ना चले तो एक सेकंड के अंदर क्या हो सकता है? मामला सड़ सकता है। ठीक है, ये क्या हुआ? 100% ऑक्सीजन देता है, वो 80% तक देता है। दोनों बातें क्लियर हुई? अब देखो, पहले आप ये चीज देखो कि इसके अंदर एक चीज और लिख लो, एक चीज और लिख लो। इसके अंदर क्या होता है? राइट एट्रियम में प्रेशर क्या होता है? ज्यादा देखने को मिलता है। किसके अंदर सर? फिटल सर्कुलेशन के अंदर राइट एट्रियम में प्रेशर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। हार्ट का जो आपका राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के अंदर क्या होगा सर? इसके अंदर प्रेशर जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रेशर जो है वो क्या होगा? प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? मोर होगा, ज्यादा होगा। कारण क्या होता है? हाईली पल्मोनरी रेजिस्टेंस के कारण। किसके कारण? हाईली पल्मोनरी रेजिस्टेंस के कारण। हाईली पल्मोनरी रेजिस्टेंस के कारण। देखो, मैं अल्टीमेटली आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि दोनों के अंदर आपको फर्क क्या होगा? फर्क फर्क। ठीक है, इसके अंदर फिटल सर्कुलेशन, जो मां के पेट में बच्चा है, पेट में नहीं, यूट्रस के अंदर जो बच्चा है वो, एडल्ट सर्कुलेशन
पोस्ट सर्कुलेशन गैस एक्सचेंज होगा, इसके अंदर जो होगा वो लेफ्ट जो होगा उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। उसके अंदर राइट एट्रियम, इसके अंदर लेफ्ट में क्या होगा, प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, किसके अंदर, लेफ्ट में प्रेशर ज्यादा होगा। इसके बाद बात करें, ये तो सारी बातें थी फिटल सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन की। अब मैं पहले आपको बताता हूं एडल्ट सर्कुलेशन के बारे में, फिर आपको पता लग जाएगा भी फिटल सर्कुलेशन के अंदर क्या क्या होता है। क्यों? क्योंकि कुछ एक कॉन्सेप्ट अपने एडल्ट से उठाएंगे, जोड़ेंगे किसके अंदर, फिटल सर्कुलेशन के अंदर। कैसे भाई, जैसे भी आपका और मेरा एक हार्ट है, हार्ट को मनाता हूं मैं, अपने दिल को यूं ही बेजार किया है मैंने, क्या करें, इश्क का इजहार किया है मैंने, और वो जो शख्स हासिल नहीं हुआ रूबी, उस शख्स के खातिर अच्छे अच्छों को इनकार किया है मैंने। वाह गुरु जी वाह, क्या बात है, उसी दिल की बात कर रहा हूं मैं। ये देखो भाई, ये मैंने हार्ट बनाया है। हार्ट के अंदर बात करूं मैं तो ये हमने बताया राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद में ये मैंने बताया राइट वेंट्रिकल, ये मैंने बताया राइट एट्रियम के बाद में नीचे आ गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यहां मैंने बताया लेफ्ट एट्रियम, यहां आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बातें क्लियर हुई? बिल्कुल गुरुजी होगी मान क्लियर, आगे चलो। ठीक है, ये मैंने बताया, क्या बताया, राइट एट्रियम, ये मैंने बताया आपको लेफ्ट एट्रियम, ये मैंने बताया राइट वेंट्रिकल, ये मैंने बताया लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी मैं एडल्ट सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं, गया ही नहीं अभी फिल्टर सर्कुलेशन पे। ये यहाँ पर कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यहाँ कौन सा होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है। और सर समझने के लिए, निकलते ऊपर से लेकिन समझने के लिए हम बना रहे हैं भी, यहां से एक निकलेगी, क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी, एक निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, और यहां निकलता है एओर्टा। तो इसको मैं नाम देता हूं पल्मोनरी आर्टरी, इसको नाम देता हूं मैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है गुरुजी, इधर मैं नाम दे देता हूं इसको, इसको किस क्या नाम, क्या बोलते हैं इसको, एओर्टा। ठीक है, एओर्टा तो जाता है वो बॉडी को क्या करेगा, बॉडी को जाकर किसको, बॉडी को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है बॉडी के सेल और टिश्यू को, किसको, सेल और जो टिश्यू होते हैं, सेल प्लस टिश्यू को क्या कर देगा, ब्लड सप्लाई करेगा। और प्योर ब्लड जो जाएगा वो किसके अंदर जाएगा, एओर्टा के अंदर। एओर्टा क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब जो होगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आता है। अब पल्मोनरी आर्टरी होती है एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर, कौन सी, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, ये जो आर्टरी क्या करेगी भाई, ये जो आर्टरी है ये ब्लड को क्या करेगी, प्योर करने के लिए किसके पास लेके जाती है, प्योर करने के लिए इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ये किसके पास में आएगी भाई, लंग्स के पास में आती है। किसके पास में, लंग्स के पास में, एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर। यानी राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। और लंग्स क्या करता है, लंग्स क्या करता है, इसको प्योर करता है, या इसको क्या करता है, ऑक्सीजन ऐड कर देता है इसके अंदर। ऑक्सीजन ऐड कर दी, बिल्कुल। अब यहां से कौन लेके जाएगा इस ब्लड को, यहां से जो ब्लड लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, यहां से लेके जाएगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट लंग्स से आगे जो जाएगी वो कौन लेके जाएगी, आगे जो जाएगी वो लेके जाएगी, कौन लेके जाएगी आगे, ये लो जी, आगे लेके जा रही है, ये लेके जा रही है पल्मोनरी वेन। इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन लंग्स में गया, राइट वेंट्रिकल से लेके कौन गया, पल्मोनरी आर्टरी लेके गई, लंग्स के पास गई, लंग्स ने ऑक्सीजन ऐड की, ऑक्सीजन ऐड करते ही पल्मोनरी वेन ने दिमाग से लेफ्ट एट्रियम में पटका, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर। क्लियर? सुनो बात, यहां से एक ऊपर से आती है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, इसको बोलते हैं SVC, लिख देता हूं मैं, सुपीरियर वेना केवा। यहां से एक लेके आती है इंफीरियर वेना केवा, एक लेके आती है इंफीरियर वेना केवा। ये IVC लिख देता हूं, इंफीरियर वेना। देखो दोनों क्या लेके जा रही है भाई, दोनों सीधी सी बात है, दोनों ले जा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहां से इम्प्योर ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू किसके अंदर आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। देखो मेरा राइट एट्रियम है, मेरा ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अंदर इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, नीचे से सुपीरियर वेना केवा, ऊपर से। ठीक है, दोनों ने राइट एट्रियम में क्या किया, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड डाला।
राइट एट्रियम से किसके अंदर आया, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से किसके अंदर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर, और लंग्स जाकर वहां पर ऑक्सीजन ऐड करेगा, ऑक्सीजन ऐड करके ब्लड सीधा कहां पर जाएगा, राइट लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, पूरी बॉडी के ब्लड और सेल को क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। ये सारा जो सर्कुलेशन चलता है ये तो चलता है एडल्ट के अंदर। किसके अंदर चलता है, एडल्ट के अंदर। हमने बात की एडल्ट के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, सब कुछ। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। दो सर्कुलेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मिलता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक तो मिलता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक मिलता है आपको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक आता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्लियर हुई ये बातें, ठीक है। तो ये तो था अपना एडल्ट सर्कुलेशन। अब ये जो एडल्ट सर्कुलेशन होता है, इसके अंदर एक बात बताओ भी, इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए हमने लंग्स के पास गए, लंग्स ने वहां से घुमा के पटका ब्लड को राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कहानी चलती रहती है। अब एक बात बताओ, अगर इस लंग्स को मैं क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं, लंग्स को यहां से मैं हटा दूं, लंग्स को मैं यहां से हटा दूं, लंग्स को मैं यहां से हटा दूं, जैसे यहां से एक बार हटा देते हैं, जैसे ये इसको मैंने हटा दिया, तो ये सर्कुलेशन चल पाएगा? मेरे हिसाब से तो चल नहीं पाएगा। लेकिन माँ के वुम्ब के अंदर जब बच्चा रहता है यूट्रस के अंदर, तो उसके लंग्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, लंग्स काम नहीं करते। अब लंग्स काम नहीं करेंगे तो बताओ भी प्यूरिफाई कैसे होगा, ऑक्सीजन ऐड कैसे करेंगे? वो सारा क्या होता है, फिटल सर्कुलेशन होता है। अब देखो फिटल सर्कुलेशन के अंदर सिर्फ यहां पर लंग्स मैंने रिमूव किया है। अब चलते हैं किसके अंदर, फिटल सर्कुलेशन के अंदर। फिटल जो सर्कुलेशन होता है, फिटल सर्कुलेशन जो होता है, फिटल सर्कुलेशन के अंदर आपको क्या करना है, फिटल जो सर्कुलेशन होता है, लंग्स, ठीक है। फिटल सर्कुलेशन की मैं बात करूं तो एक इमेज में आपको पहले दिखाता हूं, फिर पहले मैं समझा देता हूं, फिर आपको सारी बातें बताऊंगा। देखो बच्चा होता है माँ की वुम्ब के अंदर, ठीक है गुरुजी। बच्चा माँ के वुम्ब के अंदर होता है। अब माँ से सारा जो न्यूट्रिशन जाता है वो किसके थ्रू जाता है, सारा जो मतलब ऑक्सीजन जा रहा है, मतलब कौन सा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, तो एक कोड के थ्रू जा रहा है। उस कोड का नाम क्या होता है, अम्बिलिकल कोड। तो भाई मेन रोल जो होगा वो दो चीजों का होगा, एक तो होता है प्लासेंटा, एक तो होता है भाई प्लासेंटा, क्या होता है, प्लासेंटा। दूसरा जो रोल रहता है वो किसका रहता है, एक प्लासेंटा का रोल रहता है, एक होता है अम्बिलिकल कोड का, अम्बिलिकल कोड का। अम्बिलिकल जो कोड होती है, ठीक है, अम्बिलिकल जो कोड होती है, एक होता है प्लासेंटा, एक होता है अम्बिलिकल कोड। अब ये जो कोड होती है इसके अंदर क्या होता है सर, पहले तो ये देखो, इसके अंदर दो तो आर्टरी होती है, दो तो होती है आर्टरी, एक होती है वेन। क्या होती है, दो होती है आर्टरी, एक होती है वेन। सुने समझे बात को भाई। प्लासेंटा जो है ना, प्लासेंटा किससे चिपका रहता है, यूट्रस से चिपका रहता है। इसके पास जाएगा कौन, यहां से निकलेगी अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड बच्चे के अम्बिलिकल एरिया से बॉडी के अंदर इंटर होगी, इंटर होगी गुरुजी। बिंग अंदर है कि उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है आर्टरी, कितनी आर्टरी है, दो आर्टरी है, वेन कितनी है, एक है। समझा बात ने, ठीक है गुरुजी। अम्बिलिकल जो कोड होती है इसकी जो लेंथ होती है वो 45 से 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। प्लासेंटा का जो वेट है वो आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई अब देखो शुरुआत करी हमने फिटल सर्कुलेशन की। फिटल सर्कुलेशन के अंदर एक्स्ट्रा अपने पास कितनी स्ट्रक्चर आ गई, अब दो स्ट्रक्चर आ गई। उसके अंदर डायरेक्ट एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर आप में और मेरे में डायरेक्ट किसके अंदर जा रहा है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ऐड की सिर्फ राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। इतनी कहानी होने रही। इंग अंदर देखो, इंग अंदर आप क्या देखने मिलना रही, अम्बिलिकल जो कोड है, अम्बिलिकल कोड के अंदर क्या है, एक तो दो वेन्स होगी, आर्टरी है वो क्या करेगी, आर्टरी, सुनो डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी बातें। देखो भाई यहां पर कौन अटैच है, यहां पर है प्लासेंटा, ये क्या है, प्लासेंटा, ये क्या है, प्लासेंटा। इसको क्या माने भाई, ये मान लो प्लासेंटा, यहां पर प्लासेंटा है, इससे अटैच कौन है, इससे अटैच है अम्बिलिकल कोड, आ लो अम्बिलिकल कोड।
किससे जुड़ी हुई है, तो बच्चे के, ये बच्चा है, ठीक है, ये भी बच्चा है, ठीक है, इसके अम्बिलिकस एरिया से, ठीक है, इससे बॉडी के अंदर इंटर होगी। अब समझ में आई बात, इसको बोलेंगे अम्बिलिकल कोड। ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा क्या करता है, ऑक्सीजन ऐड करता है, यहां से बच्चे के अंदर इंटर हुई, बिल्कुल हुई गुरुजी। अब देखो नाम लिख के और समझा देता हूं मैं, प्लासेंटा, यहां से प्लासेंटा से क्या निकलेगी, प्लासेंटा से क्या निकलेगी भाई, प्लासेंटा से निकली अम्बिलिकल कोड, बच्चे के अंदर इंटर हुई, बच्चे के अंदर इंटर हुई, किसके अंदर इंटर हुई, बच्चे के अंदर, इसको बोलेंगे अम्बिलिकल कोड। ये लो भी बच्चे के अंदर इंटर हुई, किस एरिया से, अम्बिलिकल एरिया से। अब जाने के बाद में ये सबसे पहले किसके पास जाती है, कोई भी चीज अगर बॉडी के अंदर इंटर होती है बाहर से, इसके अंदर है क्या वैसे, एक तो सर एक तो है वेन, एक है इसके अंदर वेन, वेन क्या करेगी, लेके आएगी, वेन तो लेके आएगी, और आर्टरी जो है, ठीक है, वेन तो लेके जाएगी, कौन सा ब्लड लेके जाएगी, वेन प्योर ब्लड लेके जाएगी जो, और ये जो आर्टरी है, कौन सी, ये जो आर्टरी है, इनको मैं बोलता हूं आर्टरी, ये जो आर्टरी है ये किसके, प्लासेंटा के पास बच्चे का ब्लड लेकर आएगी, किसके लिए, ऑक्सीजन ऐड करने के लिए, ठीक है। अब यहां से अम्बिलिकल एरिया से जब एंटर होती है तो ये जाती है किसके पास, पहले लंग्स के पास, लंग्स के पास जाती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे से कहां पर गया, मां के अंदर गया, मां के अंदर जब गया डीऑक्सीजनेटेड गया, वहां से ऑक्सीजनेटेड आएगा, ऑक्सीजन ऐड होगी, कितना परसेंट आएगा, तो सर यहां से आएगा 80%, कितना, 80%। ये जो वेन है ना, ये जो वेन ब्लड लेके आएगी प्लासेंटा से, अम्बिलिकल जो वेन है वो लेकर आती है जो ऑक्सीजन ब्लड, वो होता है 80% ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कितना होता है, 80% होता है। अब यहां से आया, ये जो ब्लड जाएगा, ये जो वेन है ये कहां लेके जाएगी भी, ये जो वेन है ये लेके जाएगी किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स इसके है वो हाथ जोड़ देता है दूर से ही, क्योंकि वो होता है इमेच्योर, वो ब्लड को लेता ही नहीं है। अब ब्लड को लेता नहीं है, हमारे सर्कुलेशन के अंदर ऐड कौन कर रहा था ऑक्सीजन, लंग्स। बच्चे के अंदर ये क्या है, इमेच्योर, इमेच्योर है, ठीक है। अब चलो, तो भाई ये क्या करता है, डायरेक्ट, अब लंग्स ने लेने से मना कर दिया, दूर से हाथ जोड़ दिए भी ना भाई ना, मत खोलियो ब्लड तेरो, ठीक है, और कटी देख, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहां से जो ब्लड लेके जाएगा लंग्स से निकला, अब जो इंफीरियर वेना केवा होती है, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा आ रही है ये, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा आ रही है, यहां से ये अम्बिलिकल वेन आ रही है, ये देखो येलो कलर की मैंने अम्बिलिकल वेन दिखा दिया आपको, ये वेन लेके आ रही है कितना परसेंट, 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखो ये बच्चे का हार्ट है, ठीक है, ये मैंने बना दिया हार्ट, सारी कहानी एक में क्लियर कर देंगे अपने, ये यहां पर कर दे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट, ये फिटल सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, अंदर ही चल रहा है सारा मामला। अब यहां से ये जो आई अम्बिलिकल जो वेन है 80% ब्लड लेके आई, नीचे से कौन निकल रही थी, नीचे से निकल रही थी भाई, नीचे से कौन निकल रही थी, नीचे से निकल रही थी इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर जो वेना केवा है, ये लो भाई, इंफीरियर जो वेना केवा है वो डायरेक्ट किसके अंदर खुलती है, राइट एट्रियम के अंदर। इंफीरियर जो वेना केवा है वो किसके अंदर खुलती है, राइट एट्रियम के अंदर। अब इसने क्या किया, लंग्स ने लिया नहीं, लंग्स ने मना कर दिया, तो ये सीधी आके कहा, किसके अंदर, किसके अंदर आती है, डायरेक्ट इसके अंदर आती है इंफीरियर वेना केवा के अंदर। इसका नाम मैं लिख देता हूं, इंफीरियर वेना केवा। अब देखो भाई डायरेक्ट कैसे पटकेगी, अम्बिलिकल वेन आई, बच्चे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई, यहां से इंफीरियर वेना केवा जा रही थी, दोनों के बीच में एक डक्ट बनता है, एक संट बनता है, एक नाली बनती है, ऐसे तो जाएगा नहीं, ठीक है, एक डक्ट बनेगा, एक संट बनेगा, या हिंदी में आप उसको नाली बोलो, उसको उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डक्टस विनोसस। क्या नाम होगा उसका, डक्टस विनोसस। तो पहली एक अपने पास संरचना बनी जिसको बोलते हैं डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस का मतलब क्या हुआ, डक्टस विनोसस किस किस के बीच में है, अम्बिलिकल वेन प्लस इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, नीचे से जा रही थी, ठीक है, ये 80% था, और इसके अंदर कितना ब्लड होता है, इसके अंदर होता है 60%,
कितना 60%। 80 और 60 दोनों मिलेंगे 140, 140 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो गया 70%। कितना हो गया 70%। इसको क्या बोलते हैं डक्टस विनोसस बोलते हैं। जो एक संट बनता है, एक नाली बनती है, किसके बीच में एक जॉइंट बनता है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा प्लस में किसके साथ में बनता है अम्बिलिकल वेन। दोनों के बीच में एक संट बनता है, जॉइंट बनता है, उसको किस नाम से जाना जाता है डक्टस विनोसस के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर। अपने पास एक नई संरचना आ गई, एक नई खोज कर दी, उसको बोलते हैं डक्टस विनोसस। आ कहानी समझ में आई? ठीक है। अब यहां से हम चलेंगे। अब ये जो ब्लड है, अब ये जो ब्लड है यहां से प्योर ब्लड आया, यहां से 60 ये हो गया, 80 ये हो गया, टोटल यहां पर पहुंचेगा 140%। तो 140 में मतलब अल्टीमेटली बात ये है इंफीरियर वेना केवा के अंदर राइट एट्रियम के अंदर जब ब्लड आता है तो वो आता है 70% ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कितना परसेंट? 70% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके घेर देती है किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। इतनी बात क्लियर हुई। प्लासेंटा से निकली अम्बिलिकल वेन निकली, कितना ब्लड लेके? 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकली, लंग्स के पास गई, लंग्स ने कर दिया मना, लंग्स ने बोला हम नहीं लेंगे, हम अभी मैच्योर ही नहीं है, क्योंकि लंग्स बच्चे की क्या है? कोलैप्स। ठीक है। अब ये डायरेक्ट उसको एक रास्ता दिखा, नीचे से आ रही थी इंफीरियर वेना केवा, इसने क्या किया? इंफीरियर वेना केवा इधर आ रही थी, ये इधर जुड़ गई दोनों की। ठीक है। दोनों जुड़े, दोनों के बीच में एक संट बना, जॉइंट बना, उस जॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने? डक्टस विनोसस। उस किस किस के बीच में हुआ? इंफीरियर वेना केवा नीचे से जा रही है, एक पहला संट बन गया डक्टस विनोसस। अब जब 70% ब्लड इसके अंदर आता है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर जब 70% ब्लड आता है तो बच्चे का जो राइट साइड का तो हार्ट होता है ना, राइट साइड में राइट एट्रियम के अंदर बच्चे के अंदर होता है प्रेशर ज्यादा। राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है? प्रेशर बच्चे के अंदर ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? राइट एट्रियम के अंदर बच्चे के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, कारण होता है हाई पल्मोनरी रेजिस्टेंस के कारण। अब यहां से जब ब्लड था, ये जो ब्लड था राइट एट्रियम से, ये जो ब्लड है यहां पर क्या है? डायरेक्ट किसके अंदर इंटर हो जाता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ब्लड कैसा है? प्योर ब्लड। कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड। कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड। ठीक है। कारण क्या है कि राइट एट्रियम से, मैंने बताया था एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर भी मैंने बताया था, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी किसके पास लेके जाएगी? लंग्स के पास। लेकिन बच्चे में क्या है? लंग्स इनमेच्योर है। बताओ। तो ये जो ब्लड है ये प्रेशर पड़ेगा, जब ये प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इधर वाली साइड क्या है? हाई पल्मोनरी रेजिस्टेंस होने के कारण यहां से ये डायरेक्ट ब्लड, यहां से ये जो ब्लड है वो डायरेक्ट क्या करता है? डायरेक्ट जो ये यहां से ब्लड है वो इस शंट के थ्रू, डक्ट के थ्रू राइट एट्रियम से ब्लड आ जाता है सीधा लेफ्ट एट्रियम में। इसके अंदर आ जाता है, राइट एट्रियम से ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। अगर यहां पर जो शंट बनता है, डक्ट बनता है, उसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। ठीक है। तो दूसरी अपने पास संरचना आ गई, ये जो संरचना है इसको बोलेंगे फोरामेन ओवल। दो स्ट्रक्चर आ गई अपने पास। राइट एट्रियम में ब्लड आया 70%, अगर यहां पर ये 70 आएगा तो यहां पर 60%, 65% ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। प्योर ब्लड है, बिल्कुल प्योर ब्लड है। लेफ्ट एट्रियम से कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जाएगा? एवोटा पे। एवोटा से कहां जाएगा? ऊपर। कहां? अपर बॉडी के अंदर सप्लाई करेगा, ब्रेन को सप्लाई करेगा, फिर सारी बॉडी के अंदर सेल एंड टिश्यू को सप्लाई करेगा। ये सारी कहानी इसके अंदर चलती रहती है। अब देखो भाई, ठीक है, अब ये एक बीच में संट बना, इसको दूसरे मैंने स्ट्रक्चर बना दी, उसको बोल दिया फोरामेन ओवल। एक संरचना मेरे पास बनी डक्टस विनोसस। ठीक है। एक बना डक्टस विनोसस, एक बना मेरे पास फोरामेन ओवल। एक संरचना इसके अंदर क्या बनती है? जब ये ब्लड, ये सारा जो सर्कुलेशन है, ये जो सारा सर्कुलेशन है इसकी मैं बात करूं भाई, ये जो ब्लड है यहां पर भी जा रहा है, नीचे भी आएगा। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आता है ना, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड किसके पास? लंग्स के पास लेकर जाएगी, लंग्स लेने से मना कर देगा। तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? पल्मोनरी आर्टरी और यहां से निकल रहा है एवोटा, इन दोनों के बीच में एक संट फिर और बनेगा। किन किन के बीच में? पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और किसके बीच में? एवोटा के बीच में। जो संट बनता है उसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टरियोसिस। लिखो फिर। अब किस किस के बीच में?
पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक मिलता है पल्मोनरी आर्टरी प्लस किसके साथ में, एवोर्टा। दोनों का जो एक संट बनेगा, डक्ट बनेगा, नाली बनेगी। क्यों? क्योंकि ये लेके जा रहा है ब्लड को लंग्स के पास और लंग्स करेगा मना, लंग्स मना करेगा तो ये वापस आएगा और वापस आने के बाद में इन दोनों के बीच में इधर से ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ कौन है, एओर्टा। दोनों के बीच में एक संट बनेगा, एक नाली बनेगी, एक डक्ट बनेगा, एक सिस्टम बनेगा जिससे ब्लड डायरेक्ट उसके अंदर इंटर होगा। ठीक है, अब भाई एंटर हो गया तो ये इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। किस नाम से जानते हैं इसको, डक्टस आर्टरियोसिस। तो लिखो नाम भाई, डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस। अब अपने पास कितनी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आ गई, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आ गई 5। देखो भाई, माँ की तरफ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड कितना होता है 150 ml और बच्चा लेके कितना जाता है 350 ml ब्लड जाता है। माँ और बच्चे का दोनों का ब्लड कभी मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होता है, बिल्कुल ही मिक्स नहीं होता है। माँ जब सांस लेगी तो बच्चा सांस लेगी। ये जो अद्भुत शक्ति है ये सिर्फ माँ के पास है। जब माँ सांस लेगी तो बच्चा सांस लेगा 9 महीने तक। देखो कितनी शक्ति है एक माँ के अंदर। तो इसीलिए माँ का जो दर्जा है वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दर्जा है। और बच्चा बड़ा होकर क्या बोलता है, उस टाइम माँ ने सांस ली तो बच्चे ने ली, और बच्चा बड़ा होकर बोलता है जब सांस में सांस मिली तो मुझे सांस आई। वो किसने सांस ली थी, पहली सांस माँ ने। माँ ने सांस ली तो बच्चे ने सांस ली। अगर माँ सांस नहीं लेगी तो बच्चे में सांस आएंगे नहीं। ये सारी चीजें बनती है, इसको बोलते हैं फिटल सर्कुलेशन। फिटल सर्कुलेशन के अंदर 5 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनी है अपने पास। बताता हूं दोबारा, रिवाइज करवा देता हूं एक बार दोबारा। आप एक बार सिर्फ रीड करो, पढ़ने की कोशिश करो, मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूं। मैंने ये बताया भी अपना जो पहले एडल्ट सर्कुलेशन सुनो। एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर आपका और मेरा जो एडल्ट सर्कुलेशन है इसकी बात करें तो राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? अब देखो यहां से क्या होगा, जो पल्मोनरी आर्टरी है राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, यहां से ब्लड निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाएगी लंग्स को, लंग्स इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करेगा, वहां से निकलेगी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लाके पटकेगी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर एवोटा जाके सप्लाई कर देगा। ये था किसके अंदर, एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर। लेकिन फिटल सर्कुलेशन के अंदर मैंने एक बार फिर बताता हूं, लंग्स इमेच्योर होते हैं, लंग्स काम नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? अब देखो उसके बाद में ये सारा कंडीशन आप नोट किया आपने। इसके बाद में ये जो सर्कुलेशन है यहाँ प्लासेंटा है, प्लासेंटा के पास में जाती है, 2 आर्टरी ब्लड लेके जाती है, वहां से कितना, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन निकली, अम्बिलिकल वेन निकलने के बाद में लंग्स के पास में, लीवर के पास में, लीवर के पास में गई, कहाँ गई, लीवर के पास में गई, लीवर के पास में गई, वहां हाजिरी लगाने गई, लेकिन लीवर मना कर देता है क्योंकि ये इनमेच्योर काम धंधा होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, आगे ब्लड जाएगा डायरेक्ट किसके अंदर, डायरेक्ट किसके अंदर, डायरेक्ट किसके अंदर जुड़ेगा, यहाँ से जो अम्बिलिकल वेन बच्चे का प्योर ब्लड लेकर आ रही थी वो या आएगी यहाँ से। अब बच्चे के अंदर ये इंफीरियर वेना केवा जा रही है, इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन दोनों जुड़ेगी, उस डक्ट को नाम देंगे डक्टस विनोसस, और इसी के थ्रू ये ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में जो ब्लड आया वो डायरेक्ट किसके अंदर आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। डायरेक्ट यूं आता है क्योंकि यहां पर राइट एट्रियम में मैंने बताया बच्चे के हाई पल्मोनरी रेजिस्टेंस होने के कारण बच्चे के राइट एट्रियम में प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। अब जब प्रेशर होगा तो इधर वाला वॉल ऑटोमेटिक खुल जाएगा, जिस साइड प्रेशर होता है उधर से ब्लड ज्यादा आता है। अब एक क्रॉस क्वेश्चन आपका भी ये बनता है भी सर अगर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जा रहा है तो लेफ्ट एट्रियम से राइट में क्यों नहीं आ रहा। तो राइट में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो प्रेशर जिस तरफ से ज्यादा होता है वहीं से ब्लड दूसरी तरफ ग्रो करता है। ठीक है, तो अब यहां से राइट एट्रियम से ये ब्लड किसके अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ना कि लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम के अंदर। अब आया किस संट के थ्रू आया, उस संट को नाम दिया हमने फोरामन ओवल। एक स्ट्रक्चर बनी अपने पास डक्टस विनोसस, एक बनी फोरामन ओवल, एक बनी डक्टस आर्टरियोसस। इतनी स्ट्रक्चर काम करती है तब जाके बच्चे के अंदर फिटल सर्कुलेशन चलता रहता है। बाकी कभी ऑफलाइन के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया। तो कितनी स्ट्रक्चर अपने पास एक्स्ट्रा बनी, 2, 3 टोटल बनी, टोटल कितनी बनी, 5 स्ट्रक्चर बनी। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद में
आगे बात करें नेक्स्ट, कितनी स्ट्रक्चर 5 एक्स्ट्रा बनी? एक, दो, तीन, चार और 5। बताओ कौन कौन सी बनी? पहली आपने बनाई सर, पहली जो बनाई उसको बोलते हैं डक्टस विनोसस। क्या बोलेंगे उसको? डक्टस विनोसस। पहली जो स्ट्रक्चर बनी है उसको बोलेंगे डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस। दूसरी बनी उसको बोलेंगे डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस। तीसरी जो बनी इसको बोलेंगे डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टरियोसिस फोरामेन ओवल। उसके बाद में बनी अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन। उसके बाद बनी अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी। 5 स्ट्रक्चर अपने पास एक्स्ट्रा बनी। ये सिर्फ एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर गायब हो जाती है, फिटल के अंदर ही होती है। अब जैसे सारा सर्किल जो मैंने बताया, ये सारा फिटल सर्कुलेशन चलता रहेगा, ब्लड आता रहेगा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, इंफीरियर वेना केवा में आएगा, लेकर आएगी अम्बिलिकल वेन, वहां से ब्लड उठेगा, किसके अंदर आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा फोरामेन एवल के थ्रू, किसके अंदर जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, दोनों नीचे वापस पल्मोनरी आर्टरी और एवोर्टा के बीच में एक संट बनेगा, वहां से ब्लड। ये सारा सर्कुलेशन बच्चे के अंदर चलता रहता है। अभी बच्चे को अभी तक 100% ऑक्सीजन माँ के वुम्ब के अंदर बच्चे को मिलती नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई बच्चा ये जो सारी स्ट्रक्चर है ये काम करती है सिर्फ फिटल सर्कुलेशन के अंदर। जब बच्चा बाहर आया, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई और बच्चे ने क्राई किया, बच्चे ने क्राई किया, तो क्राई करते ही उसके जो लंग्स थे वो क्या कोलैप्स थे, वो खुल गए। अब जैसे ही बच्चे ने कोलैप्स, जो लंग्स थे वो खुले और बच्चे को 100% ऑक्सीजन गई। पहली बार जितना ब्लड जा रहा था इधर उधर, सारे डक्ट ये हट गए। ये जो डक्ट था, देखो बच्चा बाहर आया तो सर ये क्लोज की बात कर रहा हूं मैं। डक्टस विनोसस मैंने बनाया था किन किन के बीच में बनाया था? मैंने बनाया था इंफीरियर वेना केवा के बीच में और अम्बिलिकल वेन के, ठीक है। अम्बिलिकल जो वेन थी, ठीक है, जो वेन थी वो वेन और किसके बीच में बनाया था? ये बनाया था मैंने इंफीरियर वेना केवा के। अब देखो अम्बिलिकल वेन, जब हमने बच्चा डिलीवर होते ही वेन, यानी वेन किसके अंदर थी? कोड के अंदर। कौन सी कोड? अम्बिलिकल कोड के अंदर। उस कट कोड को ही कट कर दिया तो ये रास्ता तो वेन तो पहले ही कट होगी। वेन से ब्लड नहीं आएगा तो इंफीरियर वेना केवा में जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। राइट एट्रियम में जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये सारा मामला तो इधर ही बंद हो गया, ठीक है। बच्चा डिलीवर हुआ, डिलीवर होते ही हमने कोड कट की, कोड कट करते करते ही हमने किसको काट दिया? वेन को काट दिया। और वेन ही बच्चे का ब्लड लेकर इंफीरियर वेना केवा में डाल रही थी। अब जो वेन कट हो गई तो डक्टस विनोसस तो ऑटोमेटिक ही कट हो गया, क्योंकि ये दोनों बण किसके बीच में रहे थे? इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन के बीच में। पहला तो वैसे ही खत्म, ये हो गया खत्म। इसके बाद में डक्टस आर्टरियोसिस पल्मोनरी आर्टरी और एवोर्टा के बीच में बन रहा था। अब जैसे ही लंग्स के पास में, क्योंकि वो लंग्स के पास में लेके जा रही थी, लंग्स ले नहीं रहा था क्योंकि कोलैप्स था। अब जब बच्चा जैसे ही क्राई किया, उसने 100% पहली रात भरी सांस ली, क्योंकि बच्चे को पहली बार डिलीवर होते ही 100% ऑक्सीजन मिली। कितनी मिली? 100% ऑक्सीजन मिली। तो सर ये संट भी क्या हो गया? गायब। फोरामिन ओवल, ये जो है इसकी सभी की जो होती है वो एक तो होती है फंक्शनल क्लोजिंग, एक होती है एनाटॉमिकल क्लोजिंग। फंक्शनल जो क्लोजिंग होती है इन सभी की वो 5 मिनट के अंदर हो जाती है। फंक्शनल जो क्लोजिंग होती है, फंक्शनल जो क्लोजिंग होती है, फंक्शनल जो क्लोजिंग होती है वो कितनी देर में हो जाती है? 5 मिनट में हो जाती है। फंक्शनल क्लोजिंग कितनी देर में होती है? 5 मिनट में होती है। एनाटॉमिकल इनकी क्लोजिंग होती है वो अलग अलग होती है। अब देखो डक्टस आर्टरियोसिस फोरामेन ओवल को बाद में किस नाम से जाना जाता है? फोसा ओवल के नाम से जाना जाता है। फोसा ओवल के नाम से जाना जाता है। अम्बिलिकल जो वेन होती है इसको लिगामेंट विनोसस के नाम से जाना जाता है। अम्बिलिकल आर्टरी को लिगामेंट आर्टरी के नाम से जाना जाता है। डक्टस विनोसस को लिगामेंट विनोजम के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग इसके क्या हो जाते हैं? नाम हो जाते हैं, वेरिएंट हो जाते हैं। अब देखो अगर किसी को मतलब किसी भी चीज पर घमंड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो जो 5-5 संट थे जो पूरे फिटल सर्कुलेशन के अंदर चल रहे थे, बच्चे को बचा रहे थे, बच्चे को ऑक्सीजन दे रहे थे, कितना बड़ा काम कर रहे थे हर एक जगह। अगर वो नहीं होता, फोरामेन ओवल नहीं होता, तो हम उधर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाते। अगर डक्टस
विनोसस नहीं होता तो इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन के बीच में संट नहीं बनता। अगर अम्बिलिकल डक्टस आर्टरी नहीं होती तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में संट नहीं बनता। कितना बड़ा महान काम कर रहे थे, लेकिन चौधरीपन खत्म। जैसे ही बच्चा बार हुआ सभी की टाटा बाय बाय, खत्म। ये सब क्या हो गए, खत्म। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे ने 100% ऑक्सीजन लिया। ये सारा जो सर्कुलेशन मैंने बताया, ये जो सारा मैंने सर्कुलेशन अभी आपको बताया, ये सर्कुलेशन देखो, ये सर्कुलेशन मैंने बताया आपको फिटल सर्कुलेशन। जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, जैसे ही ये फिटल सर्कुलेशन है, फिटल जो सर्कुलेशन है, जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, फिटल जो सर्कुलेशन था वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर। जो सर्कुलेशन के अंदर 5-5 संट काम कर रहे थे वो डायरेक्ट किसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर आ जाता है, इस इमेज को आप देखो, इसके अंदर आ जाता है डायरेक्ट। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है 100% ऑक्सीजन जाती है, बच्चे को पहली बार राहत भरी सांस लेता है। ठीक है, तो ये सारा क्या था भी, फिटल सर्कुलेशन था। फिटल सर्कुलेशन की मैंने सारी कहानी आपको बता दी। तो फिटल सर्कुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से संट बनते हैं, कब फिजिकल जो इसकी फंक्शनल क्लोजिंग कब होती है, एनाटॉमिकल क्लोजिंग कब होती है, कितने संट बनते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बनती है। एक बार फिटल सर्कुलेशन पूरा रिवाइज करवा देता हूं मैं। तो मैंने ये बताया था भी फिटल जो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर ये माँ के वुम्ब के अंदर चलने वाला फिटल सर्कुलेशन होता है। जब माँ सांस लेती है तो बच्चे को सांस आती है, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो, एक जो चलेगा इनके बीच में एक जो बनती है, मतलब एक वे बनता है, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड जो होती है उसके अंदर 2 आर्टरी एक वेन पाई जाती है। बच्चे के अम्बिलिकल एरिया से इंटर होती है। अब जो इंटर हो गई उसके अंदर से वेन तो क्या करेगी, प्लासेंटा से ऑक्सीजन ऐड करा के बच्चे के अंदर ऑक्सीजन लेके आएगी, प्योर ब्लड आएगा। आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है किसके पास, प्लासेंटा के पास। बच्चे का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है प्लासेंटा के पास, किसके थ्रू, तो आर्टरी के थ्रू। कौन सी आर्टरी के, अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू। वहां से प्योर होगा, अम्बिलिकल वेन के थ्रू ब्लड आएगा, अम्बिलिकल वेन के थ्रू आएगा, लीवर के पास जाएगा। लीवर इनमेच्योर है, मना कर देता है, बाद में जाता है डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा के पास। इंफीरियर वेना केवा जो नीचे से आ रही है और इधर से अम्बिलिकल वेन आ रही है, दोनों के बीच में एक डक्ट बनता है, एक संट बनता है, नाली बनती है। उसको किस नाम से जाना जाता है, डक्टस विनोसस के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर से ब्लड जाएगा ऊपर राइट एट्रियम में जाएगा, कितना 70% ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। राइट एट्रियम से ब्लड डायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि राइट एट्रियम में बच्चे के हाई पल्मोनरी रेजिस्टेंस होने के कारण ब्लड क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। तो राइट एट्रियम से प्रेशर के कारण ब्लड सीधा लेफ्ट एट्रियम में जाता है, किस संट के द्वारा, फोरामिन ओवल के द्वारा। तो दूसरा संट बना फोरामिन ओवल। उसके बाद में नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एवोटा के अंदर, एवोटा से पूरा ऊपर घूमेगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, उधर से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी, लंग्स के पास जाएगी। लंग्स ब्लड नहीं लेगा तो पल्मोनरी आर्टरी और एवोटा के बीच में एक संट बनेगा। पल्मोनरी आर्टरी इधर आ रही है, ये एवोटा है, दोनों के बीच में एक संट बनेगा। इसमें भी प्योर ब्लड था, ये सीधा डायरेक्ट किसके अंदर डाल देती है, एवोटा के अंदर। एवोटा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। ये सारा सर्कुलेशन चलता रहता है, इसको बोलते हैं फिटल सर्कुलेशन। क्लियर हुई बातें? ठीक है, तो अब मैं इमेज दिखा देता हूं आपको। इमेज मैंने बना दी सारी, अब दोबारा देखो। मैंने बताया पल्मोनरी ट्रंक, लंग्स, पल्मोनरी वेन। आप देखो लेफ्ट एट्रियम स्टार्ट कहां से किया, इसके अंदर ये सारी चीजें बन रही है भाई। ये देखो प्लासेंटा, प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा अम्बिलिकल आर्टरी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन चलेगा, एवोटा, डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस एक संट तो ये हमने बनाया था। इस संट को किस नाम से जाना जाता है, इस संट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जानते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। किस किस के बीच में बन रहा है, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी और किसके बीच में, एवोटा के बीच में एक संट ये बन रहा है। एक बन रहा है आपके पास डक्टस विनोसस, दूसरा संट ये रहा। किसके किसके बीच में बन रहा है, अम्बिलिकल वेन के बीच में और इंफीरियर वेना केवा के बीच में। ठीक है भाई, प्लासेंटा से ये देखो, ये तो जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्लासेंटा से क्या निकला, प्लासेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, अम्बिलिकल वेन के थ्रू गया। अम्बिलिकल वेन कहां जाती है, लीवर के पास में जाती है। लीवर इस ब्लड को लेने से क्या कर देता है, मना, नो कर देता है, भी हम नहीं लेंगे, और कहीं जाओ, रास्ता कहीं और बनाओ। तो ये लीवर लेगा नहीं ब्लड, तो अम्बिलिकल वेन डायरेक्ट किसके अंदर, इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड डाल देगी। किसके अंदर, इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड डाल देगी। किसके थ्रू, इन दोनों के, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में जो डक्ट बनता है, संट बनता है, जो काम होता है उसको बोलते हैं डक्टस विनोसस। ये एक नाली बनी, संट बना, उसको किस नाम से जाना जाता है, डक्टस विनोसस के नाम से। ठीक है,
यहां से ब्लड गया, मैंने बताया राइट एट्रियम में, इंफीरियर वेना केवा कहां लेके जाएगी, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहां, फोरामेन ओवल के थ्रू ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, बिल्कुल एक साल पे क्लोज होता है, मैंने बताया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है, पल्मोनरी ट्रंक के पास में, ये जाती है लंग्स के पास में, लंग्स से किसके अंदर, पल्मोनरी वेन, और फिर ये सारा मामला चलता रहता है। ये सारा मैंने बताया था फिटल सर्कुलेशन, ठीक है। अगर और इमेज देखनी है तो दूसरी इमेज और देख सकते हो, ये सेम कहानी है इसके अंदर। ये देखो अम्बिलिकल वेन है, ये प्लासेंटा है, ठीक है, प्लासेंटा है, यहां से ये सारा मामला चल रहा है, ठीक है। यहाँ से डक्टस विनोसस, ये देखो, ये इंफीरियर वेना केवा और किसके बीच में, इंफीरियर वेना केवा के बीच में, अम्बिलिकल वेन के बीच में बन रहा है, ये रही इंफीरियर वेना केवा, ये राइट लंग आ गया, ये लेफ्ट, ये सारा सारा जो सिस्टम है, डक्टस आर्टरियोसिस, ये रहा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में, सुपीरियर वेना केवा इधर रही, ठीक है, ये एओर्टा आ गया लेफ्ट, ये सारा मैंने फिटल सर्कुलेशन आपको बताया है। इसके अंदर जो बच्चे का जो ब्लड होता है वो 150 ml होता है, बच्चे का जो ब्लड होता है वो होता है 350 ml, और माँ का जो होता है वो होता है 150 ml। ये सारी बातें मैंने आपको बताई किसके अंदर, फिटल सर्कुलेशन के अंदर। ये था बच्चे का फिटल सर्कुलेशन। मजा आया, मजा आ गया सर। आपने आज आप एक कमी रख दी सर, आपने कुछ सुनाए कौन थे, सुनाई कौन गुरुजी थी आज की, आप रंग वो कहना अभी सुनाई कौन की सुनाऊं, बताओ था ना, एक बार मैंने देख लेने टाइम की तो गया, ठीक है, टाइम तो पड़ेगा। तो ये था अभी फिटल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसके बाद में अभी इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक शायर, किसी शायर ने कहा था कि जो जहन तक में तस्लीम था, वाह गुरुजी, आज ये पगली दिल खोल के ना चाहिए, कि जो जहन तक में तस्लीम था वो नजरों तक से गिर गया, कि जो जहन तक में तस्लीम था वो नजरों तक से गिर गया, और वो कह रहा है हमें हद में रहने की, वो कह रहा है हमें हद में रहने की, जो अपनी ही हद से गुजर गया, ठीक है। तो दूसरों को ज्ञान देना बहुत सौखा है, ठीक है, इजी है, लेकिन समझा करो इस बात को, ज्ञान ज्ञान बांटने के भी पैसे मिलते हैं। कमेंट कर देते हैं कि ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान बांटा नहीं बेटा, बिंगा भी पीसा मिला मान, ठीक है, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, और कोई ऐसे ही नहीं बनता भाई, ठीक है, देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मत्था मारना पड़ता है, तब जाके बात बनती है, ठीक है। ये सारा था मैंने किसके बारे में बताया, फिटल सर्कुलेशन के बारे में बताया। क्लियर, सारी बातें क्लियर हुई। चले आगे। अब एक टॉपिक और मैं इसी के साथ लगते ही सुना देता हूँ आपको, वर्बली सुनाऊँ या लिखा देता हूँ, चलो लिखा ही देता हूँ। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ईसीटी के बारे में। बड़े कमेंट थे सर ईसीटी के बारे में कुछ बता दो, काफी हद तक थे। ईसीटी के बारे में मैं बताऊं आपको, थोड़ा थोड़ा वर्बली बता देता हूं। फिटल सर्कुलेशन अपना कंप्लीट हो चुका है, देखो भाई, फिटल सर्कुलेशन इतना ही था। एमसीक्यू प्रैक्टिस इसकी मैं करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना ईसीटी, बड़ी बड़ी बात करूंगा मैं ईसीटी से, छोटी ईसीटी बात करेंगे ईसीटी की। ईसीटी क्या होती है सर, ईसीटी को किस नाम से जाना जाता है, तो ईसीटी जो होती है इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन थेरेपी, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन थेरेपी, ठीक है। ये करते क्या है सर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है जो क्या करता है, कन्वर्ट एबनॉर्मल एक्टिविटी, एबनॉर्मल एक्टिविटी, एबनॉर्मल एक्टिविटी टू नॉर्मल एक्टिविटी। ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, ईसीटी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो करंट दिया जाता है वो कितना दिया जाता है सर, 70 से लेके 130 वोल्ट का करंट दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 70 से लेके 130 वोल्ट का करंट दिया जाता है। कितने टाइम में देते हैं, 0.5 से लेकर 1.0 सेकंड के अंदर। टाइम इतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, 0.5 से लेके 1 सेकंड का 0.5 हिस्सा, ठीक है, ठीक है। और ईसीटी है ये 1938 के अंदर दी गई थी। कब दी गई, 1938 के अंदर। किसने दी थी, ल्यूसिनो बिनी, सरगेटी भाई साहब थे एक, सरगेटी और प्लस ल्यूसिनो बिनी, इन दोनों भाई साहब ने दी थी, ठीक है गुरुजी, दे दी। ईसीटी किन किन को दी जाती है,
किसके अंदर कारगर साबित होती है ये बात करते हैं। तो ईसीटी दी जाती है किस पेशेंट को अंदर दी जाती है, जो सीवियर डिप्रेशन के अंदर हो, जो पेशेंट किसके अंदर हो, सीवियर डिप्रेशन के अंदर, सीवियर डिप्रेशन के अंदर, सीवियर डिप्रेशन के अंदर। डिप्रेशन के अंदर जब आप बढ़िया काम करते हो ना, तो दूसरे लोग डिप्रेशन में ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है, फिर वो आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी आपकी उम्र है पढ़ने की, यार क्यों भिखमंगों की तरह किसी के पीछे पीछे घूम रहे हो, हमें प्यार करो बाबूजी, हमें प्यार करो, क्यों करेगी भाई? हम बोलेंगे उसको, इतना काबिल बनो कि हम बोलेंगे उसको कितनी बार दिन में आई लव यू बोलना है, वो डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। तो खुद को इतना काबिल बनाओ, फुल प्रूफ बनाओ कि कुछ कामयाब हो जाओ भैया, ऐसे कुछ नहीं बनने वाला, कुछ खंटने वाला नहीं है, ऐसे घूमते रह जाओगे, कुछ नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो सीवियर डिप्रेशन के अंदर देते हैं। दूसरी मैं बात करूं किसके अंदर दी जाती है, सीवियर डिप्रेशन के अंदर दी जाती है, और किसके अंदर दी जाती है, सीवियर डिप्रेशन के बाद में सिजोफ्रेनिया के अंदर दी जाती है, सिजोफ्रेनिया के अंदर दी जाती है, इनके अंदर दी जाती है, सीवियर डिप्रेशन के अंदर, सिजोफ्रेनिया के अंदर, मेनिया के अंदर, डिप्रेशन के अंदर भी दे सकते हैं। ये सारी बातें क्लियर हुई। मेनिया के अंदर, डिप्रेशन के अंदर भी दे सकते हैं, मेनिया के अंदर दे सकते हैं, डिप्रेशन के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। ये करती क्या है, एबनॉर्मल एक्टिविटी को किसके अंदर कन्वर्ट करती है, नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करती है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब ईसीटी के आगे बात करूं तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ रहते हैं, इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन की मैं बात करूं तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ रहते हैं। इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, अगर किसी को ट्रोमा हुआ है, अगर किसी को इंजुरी हुई है, उसके अंदर ये क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अगर किसी को ट्रोमा हुआ है, अगर किसी को हेड में इंजुरी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ईसीटी दी जाती है। ईसीटी देने का एक मोनोपोलर होता है, एक बाइपोलर भी दी जाती है, मोनोपोलर और बाइपोलर दी जाती है। ईसीटी किस तरीके से दी जाती है, मोनोपोलर टाइप से दी जाती है, एक क्या दी जाती है, बाइपोलर टाइप से भी दी जाती है, बाइपोलर टाइप से भी दी जाती है। मोनोपोलर मतलब एक सिंगल साइड में, बाइपोलर मतलब दोनों साइड में, ठीक है। मोनोपोलर सिंगल साइड में, बाइपोलर मतलब वो भी डोमिनेंट में, राइट हो तो राइट में, लेफ्ट हो तो लेफ्ट में, ठीक है। और बाइपोलर की मैं बात करूं तो दोनों साइड में दी जाती है। और सिजोफ्रेनिया जो होता है, ये कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर, सिंपल सिजोफ्रेनिया के अंदर दी जाती है, लेकिन कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर इतनी कारगर साबित नहीं होती है। अगर ये ईसीटी लगाते हैं, ईसीटी दी जाती है, तो पेशेंट को तान आनी चाहिए भाई, ठीक है। उसके अंदर सुक्सिनाइड, कोलिड, एट्रोफिन वगैरह वगैरह भी यूज किया जाता है, जो उसके सिक्रेशन को क्या कर दे, कम कर दे। इससे पहले ईसीटी लगाने से पहले बड़ी बड़ी बात मैं कर रहा हूं, तो हेयर जो ऑयल है वो क्या कर दो, रिमूव कर दो, हेयर ऑयल को रिमूव कर दो। और क्या कर दो सर, हेयर रिमूव करने के बाद में हेयर ऑयल को क्या कर दो, रिमूव कर दो। और सर क्या कर दे, ठीक है, शैम्पू करना जरूरी होता है पहले, ठीक है। हेयर जो होते हैं वो ड्राई कर लेने चाहिए पहले, गीले नहीं होने चाहिए, नहीं तो बाल सारे खड़े हो जाएंगे आपके, ठीक है। इस तरीके से ये ईसीटी है वो पेशेंट को दी जाती है। क्लियर हुई बातें। तो आज के सेशन के अंदर हमने बड़ा तो पड़ा फिटल सर्कुलेशन के अंदर, एक कोई आशीष नाम का लड़का था, उसने कमेंट किया था ईसीटी के बारे में सर बता देना, तो थोड़ा बहुत मैंने इसी क्लास के अंदर लपेट दिया है, क्योंकि अपने पास टाइम था, ठीक है। तो जाते जाते एक बाबूजी उनका भी सुनेंगे कि जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, कि जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, मैं दूर अपनी पहचान तलक छोड़ जाऊंगा, कि जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, मैं पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूं टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा, ठीक है। तो शीशे होते हैं ना, टूटने के बाद में उसकी खनक पड़ी रहती है, खनकते हैं फिर वो दूसरों के, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का इस क्लास के अंदर बने रहने के लिए। तो इस फिटल सर्कुलेशन को आप पढ़ लीजिएगा, हर एक कंपटीशन के अंदर इसी से आपको जो डक्ट है वो क्लोजिंग कब होती है, फिटल सर्कुलेशन क्या क्या संरचनाएं बनती हैं, ये सारी मैंने बता दी। चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई कॉलेज में पढ़ रहा हो, कहीं पर भी हो, उसको काम आने वाली चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है। क्लियर।